Now next question. An oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field 2.55 into 10 to power 4 Newton per Coulomb. In Millikan's oil drop experiment, the density of oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of drop. अब इसमें जो ड्रॉप है ये बताया आपको हेल्ड स्टेशनरी है. अब ड्रॉप स्टेशनरी कैसे होगी? ड्रॉप का जो दिया है केस आपको, ये स्टेशनरी कैसे होगा वो देखो. ड्रॉप कोई भी होगा अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो ये ड्रॉप है ये वाली, ठीक है, इसमें ड्रॉप में 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसका जो चार्ज होगा वो 12 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा. डेंसिटी गिवन है, मीन्स इसका वेट हम निकाल सकते हैं, वेट होगा mg. अब कोई भी ड्रॉप होगी वेट की वजह से नीचे गिरती है, ठीक है, बट इसमें बोला ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में, क्यू ई. अब आपको कहता है अगर ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी है, रुकी हुई है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, इस पर जीरो होगा. अब नेट फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब आप देखो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में और वेट जो लगेगा mg वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस इक्वल अपोजिट आपको रखने हैं, ठीक है. अब चार्ज क्या है, चार्ज 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 12e इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E. मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप, ऑयल का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा, तो मास कैसे लिखेंगे, मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी ऑयल की गिवन है इंटू जी, ठीक है. तो यहाँ पर आपको पता है 12 ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. रेडियस आपसे पूछा है, ये आपको निकालना है. डेंसिटी ऑफ द ऑयल गिवन है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ से हम रेडियस इसको सॉल्व करें तो रेडियस की वैल्यू आएगी 12e इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 3 अपॉन 4 पाई डी का क्यूब रूट. ये आप कह सकते हो रेडियस का एक तरह से फॉर्मूला बन गया, ठीक है. तो रेडियस में अब इसमें वैल्यू पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. रेडियस ऑफ द क्यूब जो आएगी, इसमें रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप जो आएगी वो आएगी 9.8 इंटू 10 टू पावर -4 मिलीमीटर. इसको सॉल्व करोगे 9.8 इंटू 10 टू पावर -4 मिलीमीटर, ये आंसर है इसका, ठीक है. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच अमॉन्ग द कर्व्स शोन इन फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स का कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए उसकी एक बार प्रॉपर्टीज को रिवाइज करें. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and at negative charge and they never intersect each other and these lines are always perpendicular to conducting surface, ठीक है. जैसे आपको पहला आपको दिख रहा है ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के लिए आप देखो लाइंस जो हैं वो along द सरफेस तो हैं बट नॉर्मल नहीं है, एंगल पे देखो ये एंगल पे हैं लाइंस, तो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के लिए लाइंस हमेशा नॉर्मल होती हैं. सो विच अमॉन्ग द कर्व शोन इन फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस. कौन सा फिगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो पहला फिगर ये फर्स्ट फिगर है ये नहीं कर पा रहा रिप्रेजेंट बिकॉज लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस. सेकंड आप देखो पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे एंड होती है, ये भी गलत है, ये भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है. हमेशा लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव एंड कहाँ होती है, नेगेटिव पर. पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर एंड होती हैं, तो यहाँ पर अगर दो पॉजिटिव चार्ज मिल जाएंगे तो इनकी लाइंस आपस में रिपल्शन शो करती हैं. तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस का एक्चुअल और करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कि दो पॉजिटिव चार्ज की लाइंस एक दूसरे से रिपेल होती हैं और ये रिपल्शन शो करता है, ठीक है. तो इसमें आपसे पूछा था फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, तो ये नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, ये कर पा रहा है रिप्रेजेंट सी. दो फिगर इसमें और दे रखे हैं, देखो ये वाला देखो, ये यहाँ पे लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए दिखा दिया, जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. अगेन वापस ये कंडक्टर दे दिया और यहाँ पर ये क्लोज सा फॉर्म दिखा दिया लूप, तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी हमेशा क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, ठीक है. तो ये भी गलत है, रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये भी रिप्रेजेंट नहीं करती हैं. तो 5 में से केवल आप देखोगे तो केवल सी है जो रिप्रेजेंट करती है, बट इसने पूछा है कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट, तो ए बी डी और ई चारों रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो.
In a certain region of space, electric field is along the z direction throughout. The magnitude of electric field is, however, not constant but increases uniformly along z axis at the rate of 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और ये कौन सी एक्सिस पर लगा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड? z एक्सिस पर. तो हम इसको कुछ ऐसे बनाते हैं, देखो ये आपकी x एक्सिस है, इसको हमने z मान लिया प्लस z और ये माइनस z. y एक्सिस इस तरह से रहेगी. z डायरेक्शन हम काम में ले रहे हैं इसलिए y की जगह हमने z को बनाया. सो इलेक्ट्रिक फील्ड z के साथ इंक्रीज हो रहा है, 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर इंक्रीज होता है. तो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर E है, तो 1 मीटर बाद यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ पर हो जाएगा E प्लस 10 टू पावर 5. फिर यहाँ पहुँचेंगे तो आ जाएगा E प्लस 2 इंटू 10 टू पावर 5. ऐसे E इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अलॉन्ग द z डायरेक्शन पर मीटर. ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि z डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो आप इसको कह सकते हो, पॉजिटिव अगर है तो यहाँ पर E मान लिया, तो यहाँ पर E है तो यहाँ पर E प्लस 10 टू पावर 5 और यहाँ पर E प्लस 2 इंटू 10 टू पावर 5. पॉजिटिव z डायरेक्शन में E इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक लाइंस इंक्रीज हो रही हैं और यहाँ पर जैसे आगे जाते जाओगे इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ती जा रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पर होगी सिंगल लाइन, यहाँ पर होगी डबल लाइन और यहाँ पर ट्रिपल लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है. ठीक है, सो व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम हैविंग डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू 10 टू पावर -7 कूलम मीटर इन द नेगेटिव z डायरेक्शन. तो डायपोल मोमेंट मतलब डायपोल जो होगा वो यहाँ पर प्लेस्ड है, डायपोल z एक्सिस पर प्लेस्ड है, तो डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव z एक्सिस दी है, तो हम यहाँ पे मानेंगे ऐसे ये माइनस क्यू है और ये वाला प्लस क्यू है, तो ये डायपोल है. और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -2 प्लस, तो इसमें दे रखा है माइनस z डायरेक्शन है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी आपको दे रखी है इसमें 10 टू पावर -7 कूलम मीटर. ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो ये जो पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो इसका मतलब d/dz की वैल्यू गिवन है. d/dz की वैल्यू गिवन है 10 टू पावर 5 न्यूटन कूलम पर मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड पर मीटर से 10 टू पावर 5 इंक्रीज हो जाता है. तो जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स आपसे पूछा है, तो पहला हम निकालेंगे फोर्स. तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स का फॉर्मूला देखो आप क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है P/dE/dz. जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है. ये फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो. वैसे फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, बेसिकली फोर्स F इक्वल्स टू QE होता है. ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो QE को आगे डिराइव करते हैं, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला आता है. अब आपको P की वैल्यू गिवन है 10 टू पावर -7, d/dz गिवन है 10 टू पावर 5, दोनों की वैल्यू पुट कर लो. 10 टू पावर -7 इंटू 10 टू पावर 5, तो जो फोर्स एप्लीकेबल होगा यहाँ पर वो आएगा 10 टू पावर -2 न्यूटन. इस डायपोल पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 10 टू पावर -2 न्यूटन. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो फोर्स पूछा है और सेकेंड पार्ट में पूछा है टॉर्क. तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्क के लिए हम यूज़ करते हैं PE साइन थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E. अब E चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, बट थीटा एंगल इंपॉर्टेंट है टॉर्क निकालने के लिए. तो P की डायरेक्शन क्या है? -z. E की डायरेक्शन क्या है? +z. मतलब दोनों पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे 180 डिग्री. 0 पुट करें चाहे 180 पुट करें, साइन की वैल्यू 0 हो जाती है. PE यहाँ पर एंगल है साइन 180. P किधर है? -z की तरफ. और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको अलोंग द z डायरेक्शन थ्रू आउट. तो E की डायरेक्शन ये है, P की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो एंगल क्या बनेगा? 180. और साइन 180 क्या होता है? 0. तो टॉर्क क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, तो फोर्स निकलेगा इस फॉर्मूले से, टॉर्क होगा 0 बिकॉज एंगल आपका यहाँ पर 180 डिग्री है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ कंडक्टर A विद अ कैविटी एज शोन इन फिगर गिवन अ चार्ज Q. एक कंडक्टर है इस तरह का, कोई भी कंडक्टर हम मान लें, इस तरह का कोई कंडक्टर है और इसमें कैविटी है. कैविटी मतलब आपको दिख रहा है अंदर एक कैविटी क्रिएट की गई है कंडक्टर के अंदर. शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर. अब इस कैविटी शोन इन फिगर चार्ज Q गिवन है, इस कंडक्टर को चार्ज दिया Q, वो चार्ज शो करना है आपको कि सारा चार्ज सरफेस पर होता है, अंदर नहीं होता है.
तो आपने कैविटी के लिए पढ़ा है कि कैविटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी जीरो होता है। अब अगर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, गॉसेस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग एनक्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी इक्वल्स टू होता है सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो जीरो इक्वल्स टू क्या हुआ, सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो हम शो कर सकते हैं ई जीरो है, दैट मीन्स चार्ज क्या है, इनसाइड द सरफेस जीरो है। इसका मतलब जो चार्ज क्यू दिया है वो सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। क्लियर है? इनसाइड कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, दैट्स वाई कैविटी में कोई चार्ज नहीं होता है। सारा चार्ज जो कंडक्टर को देंगे अंदर नहीं आता है, वो सारा चार्ज का रहेगा सरफेस पर, तो आउटर सरफेस पर रहेगा। इस तरह से हम शो कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका और देखो, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है अनदर कंडक्टर बी विद अ चार्ज क्यू इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी। एक और कंडक्टर लिया छोटा सा जिसपे चार्ज क्यू है और उसको कैविटी के अंदर प्लेस कर दें, ठीक है। सो शो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए इज क्यू प्लस क्यू। जो ए मतलब जो आउटर सरफेस है, इस पर चार्ज क्या होगा, क्यू प्लस क्यू शो करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, एक अनदर कंडक्टर, एक और कंडक्टर लेके आए, इस पर चार्ज क्यू है और कैविटी के अंदर रखें इसको। तो आप देखो इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप ऐसे कह सकते हो, देखो ये है आपका कंडक्टर ए और ये अंदर हम चार्ज, ये तो ए कंडक्टर, ठीक है, अंदर एक कंडक्टर रख दिया, इस पर चार्ज क्या है, ये कंडक्टर बी है और इस पर चार्ज क्यू है, ये कैविटी के अंदर है। और ए पर चार्ज क्या था, वो तो आपका चार्ज था ही, वो जो हमने दिया था चार्ज कंडक्टर ए को, वो तो है क्यू। अब जैसे बी एक अनदर कंडक्टर बी कैविटी के अंदर रखते हैं, ठीक है, ये है स्मॉल क्यू। अब हम गॉसियन सरफेस को इमेजिन करें, यहाँ पर एक सरफेस इमेजिन करते हैं गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रेड वाला मैं बना रहा हूँ, ये गॉसियन सरफेस है, दिस इज गॉसियन सरफेस, एनक्लोज सरफेस है। इस सरफेस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करें फॉर दिस सरफेस, ये आएगा ई डॉट डी एस इक्वल्स टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर कैविटी दिख रही है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये बात ध्यान रखें, कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी ड्रॉ करेंगे, कैविटी होगी अगर, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट मीन्स सिग्मा क्यू इन इक्वल्स टू क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। अब सिग्मा क्यू इन देखो हम, तो अंदर क्या चार्ज होगा, अंदर चार्ज दिख रहा है आपको क्यू, तो ये रहा। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। टोटल चार्ज जीरो है, क्यू दिख रहा है मुझे, और टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। अब टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर जीरो कैसे होगा, क्यू इन जीरो कैसे होगा, जब ये तो है प्लस क्यू आपका, इसकी सरफेस पर यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस होगा, तो ये चार्ज आया माइनस का क्यू। अब आप देखो टोटल चार्ज क्या हुआ, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो है, तो क्यू इन तो जीरो है, क्यू इन जीरो का मतलब प्लस का क्यू जो आपने कंडक्टर बी को दिया और माइनस क्यू यहाँ पे जो इंड्यूस होगा, ठीक है। अब इंडक्शन में आपको पता है, अगर माइनस क्यू इनर सरफेस पे इंड्यूस होगा तो आउटर सरफेस पे क्या इंड्यूस होगा, प्लस का क्यू। अगर इनर सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस हो रहा है, माइनस क्यू का इंड्यूस होना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है, कैविटी के अंदर होता ही है। अब कैविटी के अंदर प्लस क्यू चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब माइनस क्यू चार्ज भी होगा, और माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, इनर सरफेस पर। अब माइनस क्यू चार्ज अगर इनर सरफेस पे इंड्यूस हुआ है तो आउटर सरफेस पे भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, बस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट होगा, इंड्यूस होगा कह सकते हैं। तो आउटर सरफेस पे अगर आप ध्यान से देखो अब, तो आउटर सरफेस पे क्या चार्ज आया, प्लस क्यू एंड स्मॉल क्यू जो इंड्यूस हुआ है, ये था गिवन चार्ज प्लस क्यू, और ये स्मॉल क्यू जो इंड्यूस होता है, इंड्यूस चार्ज है। सो आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज जो उसका आंसर आएगा वो आ जाएगा प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। तो यही तो मैं बोला था प्रूव करने के लिए, देखो ध्यान से क्या प्रूव करना था, क्यू प्लस क्यू आउटर सरफेस पे चार्ज होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। कैविटी के अंदर, कंडक्टर के अंदर कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, ठीक है। देन थर्ड पार्ट इससे जुड़ा हुआ है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरमेंट सजेस्ट अ पॉसिबल वे। ये अगेन वही बात कर रहा है, अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को
क्या करना है, शील्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो एनवायरनमेंट में है। तो आप क्या करोगे, उसका पॉसिबल वे क्या है कि उस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को किसी कंडक्टर के अंदर कैविटी बना के आप उसके अंदर, कैविटी के अंदर रख दें। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगा, राइट, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से प्रोटेक्ट हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो उसके लिए आप लिखोगे कि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उससे कंडक्टर के अंदर कैविटी में रखना होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, a hollow charge conductor has a tiny hole cut into its surface. Show that the electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon naught, where n cap is a unit vector in the outward normal direction and sigma is surface charge density near the hole. अब एक कंडक्टर आप लो, चार्ज, होलो चार्ज कंडक्टर है। अब होलो होगा तो होलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है जीरो होता है। ठीक है, तो आप देखो ये होलो चार्ज कंडक्टर ये हमने लिया, ये होलो चार्ज कंडक्टर है, इसमें आपने एक छोटा सा होल कर दिया, ये छोटा सा होल कर दिया आपने। ठीक है, तो होल कर दिया, ये होल दिख रहा है आपको, ये वाला होल है, राइट, और ये रिमेनिंग कंडक्टर है आपका। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या दे दी इसको, सिग्मा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी। अब आप सपोज करो होल को अलग सपोज कर लो और रिमेनिंग पार्ट को एक अलग यूनिट सपोज कर लो। सो इनसाइड अगर हम देखें, इनसाइड कहीं भी हम देखें तो सपोज करें होल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस तरह से, तो बाकी जो सरफेस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस तरह से। तो E1 तो हो गया रिमेनिंग और E2 हो गया ड्यू टू होल। E2 क्या होगा, ड्यू टू टाइनी होल, और E1 क्या होगा, E1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिमेनिंग पार्ट। E1 होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्फीयर, रिमेनिंग कह सकते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो है E1, और टाइनी होल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो है E2। ठीक है, अब आप देखो इस पॉइंट की मैं बात करूं, ये एक पॉइंट ले लिया मैंने P1 और एक पॉइंट ले लें हम P2, राइट। सो P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, EP1, बिकॉज P1 इनसाइड है तो जीरो होगा। अब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर मैं अगर वेक्टर सम करता हूँ, दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट में E1 माइनस E2 करते हैं। दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि E1 इक्वल्स टू E2 होता है, राइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग पार्ट बनाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये टाइनी होल बनाएगा, तो E1 इक्वल्स टू E2 हो गया। अब कंडक्टर के आउटसाइड P2 पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2, वो तो आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी कंडक्टर के अराउंड, कंडक्टर के नियर सरफेस, नियर कहीं भी कंडक्टर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आउटसाइड P2 की बात करूं तो P2 पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, E1 एंड E2, E1 और E2। इस पॉइंट पर टाइनी होल बनाएगा E2 और रिमेनिंग बनाएगा E1। तो P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, हमें पता है, और ये E1 E2 का सम होता है। बट हमें पता है E1 E2 दोनों इक्वल होते हैं, तो E1 E2 इक्वल होते हैं, तो E1 की जगह मैं E2 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो E2 पुट कर देता हूँ, E2 प्लस E2, राइट, और यहाँ पे क्या था, एप्सिलॉन नॉट था। तो E2 प्लस E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो रिजल्ट आया हमारे पास 2E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E2 की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ड्यू टू टाइनी होल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया ड्यू टू होल जो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और रिमेनिंग पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इक्वल अपोजिट होगा यहाँ पर। तो इक्वल अपोजिट मतलब ये दोनों इक्वल हैं। और किसी भी कंडक्टर के आसपास कहीं भी नियर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता होना चाहिए। कंडक्टर के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उससे हमने कंक्लूजन पे पहुंचे कि टाइनी होल भी क्या बनाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रिमेनिंग भी क्या बनाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ देंगे तो किसी भी कंडक्टर के आसपास बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये था 1.29। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा विद यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये तो गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन है कि कंडक्टिंग लॉन्ग इन्फिनिटी वायर की वजह से, एक लॉन्ग वायर हमने लिया, उस लॉन्ग वायर की वजह से, ये लॉन्ग वायर है जिस पे सिर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, तो हम गॉस थ्योरम सपोज करते हैं, गॉस थ्योरम यूज़ करते हैं और एक एनक्लोज सरफेस इमेजिन करते हैं एल लेंथ की, राइट। फिर हमें इसको डिराइव करना होता है, ये एप्लीकेशन है, ये थ्योरी में पढ़ी है आपने। और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है 2k लैम्डा अपॉन आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, यहाँ हमें निकालना होता है, ठीक है। तो ये तो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की और उसका डेरिवेशन है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन उसका डेरिवेशन है, क्लियर। सो ये 130 हुआ। नेक्स्ट देखो, it is now believed that proton and neutrons which are constitute nucleus of ordinary matter are themselves built out of more elementary units called quarks। जब हमने क्वांटाइजेशन ऑफ पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तब उसमें एक नोट पॉइंट लिखा, नोट पॉइंट पढ़ा होगा सबने कि ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क्स जिन पर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भी फ्रैक्शन होता है, बट ये स्टेबल नहीं है, इसलिए क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल है। जिस दिन क्वार्क्स पार्टिकल स्टेबल होंगे उस दिन क्वांटाइजेशन बदल जाएगा, ठीक है। सो अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स ईच। अब आपको इसमें क्वार्क्स की डिटेल दी है, 2 क्वार्क्स हैं, एक तो अप क्वार्क जिस पर चार्ज क्या होगा, अप क्वार्क को U से रिप्रेजेंट करोगे हम, अप क्वार्क को U से रिप्रेजेंट करोगे, चार्ज क्या होगा +2/3e, और डाउन क्वार्क को रिप्रेजेंट करेंगे -E/3, ठीक है। डाउन क्वार्क है -E/3। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, राइट। सो सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन सजेस्ट करना है जिससे एक प्रोटॉन बन सके और एक न्यूट्रॉन बन सके, ठीक है। तो देखो हम प्रोटॉन बनाते हैं सबसे पहले, तो प्रोटॉन हम बनाए, सपोज करें प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन पर चार्ज होता है E, आपको पता है, प्रोटॉन पर चार्ज क्या होगा प्लस का E। अब प्लस का E बनाने के लिए आप देखो ये U और एक D, तो प्रोटॉन के लिए हम लिखेंगे UUD, मतलब 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। चार्ज कैलकुलेट करते हैं, देखो 2 अप क्वार्क +2/3e, फिर +2/3e और -E/3, ठीक है। तो 2/3 कितना हो गया प्लस का, ये हो जाएगा 4/3e प्लस का, और माइनस क्या करना है E/3, तो टोटल चार्ज बचेगा आपके पास प्लस का E, ठीक है। तो प्रोटॉन अगर बनेगा और क्वार्क्स जिस दिन स्टेबल हो गए तो क्वार्क्स में 2 अप क्वार्क मिलेंगे, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो टोटल चार्ज मिलेगा हमारे पास E। तो ये प्रोटॉन का पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। सिमिलर न्यूट्रॉन का भी बताना है आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो न्यूट्रॉन के लिए आप देखो, जैसा आपने प्रोटॉन के लिए बनाया, तो न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, तो इसमें एक अप क्वार्क अगर लेते हैं U, तो हमें इसमें 2 डाउन क्वार्क लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, चार्ज 0 होता है, तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा UDD मीन्स एक अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क का चार्ज कितना है +2/3e, और डाउन क्वार्क का चार्ज है -E/3, एक का -E/3 एक और, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0। तो जैसी क्वार्क्स का स्टेबिलिटी आएगी तब प्रोटॉन बनेगा UUD से और न्यूट्रॉन बनेगा UDD से।